और ये लड़ाई मिसाइल्स और ड्रोन्स की लड़ाई है। हॉर्मुज़ इस समय पर बंद है और बगैर ईरान की इजाज़त से शिप वहाँ से निकल नहीं रही है। ये ईरान में अगर अमेरिकन सोल्जर्स चले जाए, पब्लिक उनके साथ नहीं है। हॉर्मुज़ के रास्ते से जो उनकी बड़ी शिप है वो जाने वाली नहीं है, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। ईरान जो है वो खुली छूट होगी उसकी, उसने बोला हम तो मर चुके हैं। जो बाकी ऑयल फील्ड गल्फ में है, इराक की, इसकी जिसकी भी हो, सब तबाह होंगे, वो तबाह हो जाएगी। तो गल्फ कंट्री जो है ये तबाह हो जाएंगे और वर्ल्ड इसकी ईरान भी तबाह हो जाएगी, लेकिन हम सब भी तबाह हो जाएंगे। भारत जिसका कोई हिस्सा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो असर हम पर भी पड़ेगा। वो बोलेगा हम मर रहे हैं तो अब तुमको भी मार देंगे, हम भूखे मरेंगे तुम भी भूखे मरो, ये बात आ जाएगी और ये पूरे दुनिया को नुकसान होगा। इसलिए ये एनर्जी वॉर नहीं होना चाहिए। जिसके पास इंटेलिजेंस है और नेटवर्किंग है उसकी जीत होगी। रूस की तरफ से उनको इंटेलिजेंस मिल रही है और वहाँ से इनकी ताकत आ रही है। जब उन्होंने शुरू में हमले किए तो खमेनी को मार दिया, एक ही मसाइल, ठीक है। इंटेलिजेंस अभी देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के साथ ये युद्ध हुआ 48 घंटे 88 आवर्स का, हाँ, तब चीन ने भी उनको इंटेलिजेंस दिया पाकिस्तान को। 15 अप्रैल से पहले ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर रोक है वो लग जाएगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के नहीं, वहाँ तक नहीं मानने वाला है। भारत को पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान इतना बढ़िया काम कर रहा है अपने आप को बर्बाद करने के लिए, तो आप तो पीछे बैठ के देखिए। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी लागू है और ये मैसेज मैं बांग्लादेश को भी देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के साथ। ये युद्ध जो है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, वो ये युद्ध है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चीन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मिडल ईस्ट वॉर 1 महीने से ज़्यादा चल चुकी है और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जंग शायद लंबी खिंचेगी। हालांकि ट्रंप प्रशासन लगातार ये बात कहते रहे कि हम जंग जीत चुके हैं और कुछ ही दिनों में वॉर खत्म हो जाएगी। हर दिन नए बयान उनके सामने आते रहे। अब जो नई ताज़ा हालात हैं मिडल ईस्ट में वो इस तरीके से हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को फुट ऑन ग्राउंड करने के लिए भेज दिया है, क्योंकि खार्ग आइलैंड पर उनको कब्जा करना है। ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर सैनिक उनके जमीन पर उतरते हैं आमने सामने लड़ाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत भारी पड़ जाएगा। वहीं अगर आर्मी की बात करें, आर्मी तो जा ही रही है, साथ ही साथ तमाम ऐसे नेवी के बड़े बड़े शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर वहाँ पर मौजूद हैं। हम मिडल ईस्ट के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। इंडिया रशिया का क्या रोल रहने वाला है, पाकिस्तान किस तरीके से अफगानिस्तान का भिड़ा हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर हैं, जो इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। बात करेंगे, समझेंगे उनसे, क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, सेना में बहुत लंबे समय तक अपना सर्विसेज दी है भारतीय सेना में। ध्रुव सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में बात करने के लिए। सर, आप भी देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा की वॉर हो गई है। कहाँ तो ये बात शुरू हुई थी कि शायद हम 1 हफ्ते के अंदर अपना गोल्स को अचीव कर लेंगे और वॉर को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने बहुत कैपेबल तरीके से उनको फेस किया है, अमेरिका को। अब जो आप स्थिति देख रहे हैं सर, आप क्या हालात बनते नज़र आ रहे हैं? क्या वाकई में अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड करने जा रहा है ईरान में सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो चाहते थे कि बहुत जल्दी एक रजीम चेंज हो जाए। अगर आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देखेंगे, जो 4 साल से ऊपर हो चुका है, उनका भी शुरुआत का ये एम था कि रजीम चेंज हो जाए, फिर लड़ाई लंबी नहीं होगी, और कोई भी लंबी लड़ाई नहीं चाहता है। वहाँ पर रजीम चेंज हुआ नहीं, नेटो के देश आ गए यूक्रेन के पीछे और वो लड़ाई लंबी चलती रही। यहाँ पर बेशक उन्होंने खमेनी को मार दिया और उसकी जो पूरी टॉप लीडरशिप मार दी, वो हुकूमत बदली नहीं कर सके, और इसलिए ये युद्ध जो है ये लंबा चल रहा है। अगर हुकूमत बदली हो जाती, एक तरफ से जो आम जनता है वहाँ पर वो उठ खड़ी होती और एक नया हो जाता, तब ये लड़ाई बंद हो जानी थी, लेकिन वो हुआ नहीं है और अब होने वाला भी नहीं है। वो हालत हो गई। अभी आती है बात, क्योंकि 1 महीना हो चुका है लड़ाई का, और ये लड़ाई मिसाइल्स की लड़ाई है, मिसाइल्स और ड्रोन्स की लड़ाई है। और बेशक अमेरिका बीच में आ गया है, लेकिन बेसिकली जो लड़ाई है वो इजराइल और ईरान के बीच में है। अभी अमेरिका आ गया है ईरान की मदद के लिए,
और क्योंकि अमेरिका ईरान की मदद के लिए शुरू से ही था, तो जो अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत, कतर, जितनी मिडिल ईस्टर्न जितने कंट्रीज भी वो अंडर अटैक आ गए, क्योंकि ईरान ने तो बोल दिया था कि जहाँ पर, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अमेरिकन एसेट्स जो यहाँ पर है उनके ऊपर हम हमला करेंगे। और सर हमले ऐसे कर रहे हैं, उनके कई एयरक्राफ्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो सऊदी अरब का एयरबेस था, वहाँ पर अमेरिका के अवैक्स जो वो खड़े थे, उनको सर 2 टुकड़ों में कर दिया। बहुत सारे इंस्टॉलेशन ऐसे थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान भी सर मिसाइल, जैसे कि आपने बात की, मिसाइल वॉर ये हो रही है, ड्रोन वॉर हो रही है। अब ईरान कहीं ना कहीं जो उनके जो बड़े पटाखे थे, हम कह सकते हैं, उनको निकाल रहा है और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। नहीं, देखिए, जब इस लड़ाई को भी मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये जो लड़ाई हो रही है, एक आदमी दूसरे वो दुश्मन को नहीं देख रहा है, या ये 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अगर जो इसराइल के ऊपर बॉम्ब पड़ रहे हैं और जो इसराइल डाल रहा है, इसराइल तो खैर उनके एयरक्राफ्ट आके वो मिसाइल्स डाल रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइल्स हैं। तो जब आपने कहा कि उनके जो क्योंकि उनके पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस था, लेकिन नहीं, इसराइल के पास भी है, उनका आयरन डोम है, और अरब कंट्रीज़ के पास भी है। ईरान के पास नहीं था सर अपना। ईरान के पास नहीं था, तो वो तो वहाँ पर तो उनको बहुत कैजुअलिटीज़ हुई। इनके पास एयर डिफेंस था, लेकिन जितना भी बढ़िया एयर डिफेंस हो, अगर 100 मिसाइल्स उसके ऊपर डाल देंगे, 90 आप रोक लोगे, 10 तो फिर भी निकल जाती है, टारगेट तो जाएंगी, तो उनको भी नुकसान हुआ है, इसलिए उनको नुकसान हुआ। अभी हालत ऐसी है कि एक तरफ से मैं समझता हूँ ये स्टेलमेट हो चुका है, और फिर ट्रंप की तरफ से ये आ गया है कि इसने स्टेलमेट से पहले क्या हुआ कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ जो हमारे साथ हैं उनकी शिप्स जाएंगी, और अमेरिकन और इसराइल की शिप तो जाएगी नहीं। तो हॉर्मुज़ इस समय पर बंद है, और बगैर ईरान की इजाज़त से शिप वहाँ से निकल नहीं रही है, ये तो तय है। अब अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर खर्ग जो बेस है उनका, खर्ग आइलैंड है, वहाँ पर जाके ट्रुप्स भेजें और इनके तेल के ऊपर कब्जा कर लें। मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ पर जाके फिर ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे, ये एक बार अगर ट्रुप्स चले गए तो अमेरिका कब्जा तो कर लेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब अगर ट्रुप्स जाएंगी तो जहाँ पर भी जाएंगी वो ट्रुप्स कब्जा कर लेंगे, बेशक कितना भी कॉस्ट हो। लेकिन होल्ड करना प्रॉब्लम वहाँ पर है। युद्ध में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपने किसी जगह पर जाके आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि ईरान इज नॉट लाइक वेनेजुएला सर। नहीं, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, आप जोर से हमला करोगे उसके ऊपर आप कब्जा कर लोगे। आपने देखा होगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो 3-4 दिन में कब्जा हो गया, लेकिन वहाँ पर रह नहीं सके। उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर वो बहुत मुश्किल है। तो एक अगर अमेरिका आ भी जाता है, कितनी देर वहाँ पर टिक सकता है, चैलेंज उसका है, और मुझे नहीं लगता कि उसके टिकने की शक्ति है, पर उसकी कैजुअलिटीज़ वहाँ पर होंगे। क्योंकि सर जो ईरानी फोर्स है सर, करीब 9 लाख से ज़्यादा सर सैनिक हैं उनके उनकी सेना में। अमेरिका 50,000 सैनिकों को भेजने की बात कर रहा है, जो मरीन कमांडोज हैं, अलग अलग उनके जो रेजिमेंट्स 4-5 हज़ार की बात कर रहे हैं, और अलग अलग अगर पूरे मिडिल ईस्ट में देखा तो करीब 50,000 के लगभग सर उनके हैं। अगर सर अमेरिका ये कदम उठा लेता है कि फुट्स ऑन ग्राउंड कर देता है, क्या वाकई में इजी रहने वाला है उनके लिए? आप हालांकि जिक्र कर रहे हैं कि भले ही कब्जा कर ले, लेकिन नहीं पाएगा। नहीं, देखिए, उसमें ऐसा होता है कि एक बार उसने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर हमला होने शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो और ट्रुप्स मंगाएगा, फिर उनके लिए और मंगाएगा, और ये जो है ये बढ़ता जाएगा, जिससे कि इन रिक्वायरमेंट उनकी 30, 40, 50 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स की हो जाएगी। एयर बेस की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो कमिटमेंट्स बढ़ते जाएंगे और कैजुअलिटीज भी बढ़ती जाएगी। और ईरान बोलेगा ठीक है, हमने तो काफ़ी मार, हम तो बहुत मार खाई है, थोड़ी और सह लेंगे। बाकी क्या वो मार सह सकेंगे? तो कभी ना कभी उस जो भी फोर्स उधर आती है कब्जा करने के लिए, कभी ना कभी तो उसको हटना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि शुरू मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। आज भी जो मैं आपको बताऊं तो आज का सुबह के ताज़ा खबर आई है कि ईरानी संसद ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये पास कर लिया है कि अब जो भी जहाज वहाँ से जाएगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा हॉर्मुज़ के रास्ते।
वो क्लियर कर दिया सर। वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। और अब सर बिल्कुल फिर उनकी से संसद clear ने कर क्या दिया कहते हैं कि इसको अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट कर लिया वो, और $2 मिलियन की बात कर रहे हैं एक जहाज़ की, ठीक है, राइट। देखिए ईरान जो कर रहा है वो तो वो कर रहा है, बाकी जो कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक अनक्लॉज की बात आती है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सीज, यहाँ पर तो फ्री एंड ओपन नेविगेशन होना चाहिए। तो जब, लेकिन जिसने अपने टैंकर निकालने हैं, जिसको ज़रूरत है वो तो करेगा ही, वो पे करेगा, वो अपने टैंकर निकाल देगा। अगर पे नहीं करेगा उसके टैंकर नहीं। अभी ये युद्ध की बात हो रही है, यहाँ एक बार युद्ध शुरू हो जाता है वो सब कन्वेंशंस खत्म हो जाती हैं, जितने होते हैं सब पुराने रखे रह जाते हैं। तो वो कोई कह रहे भाई देखिए ये कानून है, अभी कानून को कोई नहीं मानने वाला है ना। तो ईरान, वैसे भी ये बड़े देश मानते नहीं है, क्या अमेरिका मानता है? पहले भी नहीं मानता था, अभी नहीं मानते हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ, मैं क्या, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो जब आप इस प्रकार की, अब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, तो एक हिंदी का मुहावरा है, जिसका डंडा उसी की भैंस, बिल्कुल, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी की लाठी उसी की भैंस। यही फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी ताकत है वो अपना करता है, बिल्कुल, जिसकी नहीं है वो सहता है। तो यहाँ पर जो देश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, वो सहेंगे, वो अपना $2 मिलियन देंगे ईरान को। और चूंकि सर आपने आर्मी में फिर एक लंबा समय बिताया है और ऑपरेशंस देखे हैं किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। अगर अमेरिका की फोर्स इन्वेजन के लिए जाती है सर, पहले तो बहुत आसान रहने वाला है नहीं सर, कौन कौन से ऐसे ट्रूप्स आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि अमेरिका उतारने वाला है सर? ये देखिए, अगर होगा तो ये एयरबोर्न इन्वेजन ही हो सकती है, और कोई तरीका नहीं दिखता मुझे। बाय सी जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जाना को वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। या तो फिर अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स का एक दूसरे तरीके से इन्वेजन करना है तो पाकिस्तान के थ्रू जाए, क्या वो उसके लिए तैयार है? तो ये बेसिकली अगर वो खर्ग आइलैंड के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहता है, तो मुझे लगता है एक बड़ी हैवी एयर बम्बार्डमेंट पहले होगी, राइट, और पूरा एरिया को सैनिटाइज कर देंगे वो, बहुत हैवी। इसका मतलब है कि पूरा 100-200 किलोमीटर का इलाका जो भी जहाँ पर समझते हैं वो उसको पूरा सैनिटाइज कर देंगे, और उसके बाद बाय एयर, बाय हेलीकॉप्टर्स वो वहाँ पर ट्रूप्स ड्रॉप होंगे या बाय एरियल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूँ, आपको सर ने जो बात बोली है कि अगर वो इन्वेजन करते हैं, ट्रूप्स भेजते हैं, तो पहले बम्बार्डमेंट होगी। सर आज की ही सुबह की पूरी जानकारी है, B-2 बॉम्बर से भयंकर बमबारी वहाँ पर की गई है, और ये होता तजुर्बा किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। सर आपने जो बात बोली है बिल्कुल वो 100% सही है, और B-2 बॉम्बर से आज बमबारी बहुत बड़े स्केल पर की गई है सर। वो की गई, आज हुई है सर? अच्छा, शुरू हो चुकी है, अच्छा, ओके। तो उसके यूसी जहाँ पर भी वो समझते हैं कि रेजिस्टेंस आ सकता है, उसको पहले आप सैनिटाइज कर देंगे, उसके बाद जाके आपके एक तरफ सैनिटाइज हो जाएगा। एक छोटी सी टोली जाती है पहले, छोटी सी टोली उसको सिक्योर करेगी, उसके बाद बड़ी टोली, उसके बाद उसको सिक्योर करते करते उसके बाद आपने बेस बना दिया। कब्जा तो आप कर लेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। अब जाके आपने लंबे अरसे तक रहना है, हर दिन आपका पानी आएगा, राशन आएगा, बाहर से आएगा। जो लोग उधर है अभी, क्यों शुरुआत में तो आपने कंट्रोल कर दिया, राइट, अभी ईरान की तरफ से उनके सोल्जर्स कहीं दूसरी जगह से निकल आएंगे, वो वहाँ पर फायर करेंगे, राइट, उनकी मिसाइल उनको उधर हिट करेगी। अब जाके वो उनकी ये लड़ाई जो है फिर बहुत लंबी चलेगी, चूहे बिल्ली का खेल बन जाएगा सर। लेकिन ट्रूप्स की लड़ाई जो होती है ना, जैसे कि ये जो मिसाइल की लड़ाई है, ये तो मुझे मालूम है कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास इतनी सोर्स है। अभी एक मिसाइल आप 1000 किलोमीटर भेज रहे हैं, देखिए कितने करोड़ों की बनती है वो, सही बात। स्पेसिफिक जान, ये नहीं कि भाई सिर्फ आपने वो मिसाइल भेजी है, वो कंट्रोल्ड मिसाइल होती है, उसके बड़े सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ताकि वो अपने सही जगह पर आए। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारत की तरफ से, भारत की एयरफोर्स की तरफ से किराना हिल्स में जो बॉम्ब गिराया गया था, तो एक वेल्ट था 1 मीटर बाय 1 मीटर, बिल्कुल उससे भी छोटा था जो जानकारी नहीं, 1 मीटर से 1 मीटर तक तो था। अभी आप देखिए 100 किलोमीटर से दूर से एक मिसाइल वहाँ पर भेजना, बिल्कुल उसी वेल्ट के अंदर जाना, ये कैपेबिलिटी है, लेकिन ये बड़ी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगी भी होती है। बिल्कुल सर। तो आप हज़ारों मिसाइलों की बात करते हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी वो मिसाइल्स बंद हो जाएंगे। अभी देखिए ये ईरान का युद्ध, जो ईरान अभी ये मिसाइल्स भेज रहा है ईरान के इजराइल के ऊपर, कतार के ऊपर वगैरह कई जगह पर उसने किया है, ठीक है। 2 मिसाइल उन्होंने डीगो गासे पर भी टका दी, जो कि 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर है वो, ठीक है, तो वो भी करते हैं उन्होंने।
अब जाके उनके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं ईरान क्योंकि के। उनके फिर से वो बनाना, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज भी बंद कर दी हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तो वो रिक्यूपरेट नहीं कर सकते हैं, तो जो उसका असला है, जो मिसाइल का जो रिजर्व्स है वो ख़त्म हो रहे हैं, राइट। और कोई भी देश अपने 100% रिजर्व्स इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तो कुछ ना कुछ तो रखेगा ही। मुझे लगता है वो बहुत डेंजरस लेवल पर अभी आ चुका है, और जो मिसाइल अभी फेंकेगा वो चुन चुन के एक दो मिसाइल पर डे ही करेगा ताकि ये लंबा खींच सके। सर लेकिन इसमें एक चीज़ और सर सामने आ रही है कि ट्रम्प साहब का पुराना इंटरव्यू है, करीब 40 साल पुराना इंटरव्यू है, वो अभी मीडिया में छाया हुआ है। उन्होंने 40 साल पहले भी ये बात बोली थी कि ईरान अगर हम पे अटैक करता है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। 40 साल पहले का एक इंटरव्यू है सर उनका दिया हुआ, जो कि किसी चैनल ने उनका किया था। अब ये बात भी सामने निकल आई है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि मुझे ऑयल बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा है वो भले ही लोगों को अंधेरे में रखते रहे, बार बार कहते रहे कि हमारा ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दी एंड वो सच्चाई आखिर बाहर निकल के आ ही गई। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिए हैं कि अब मेरे को तो ऑयल सबसे पसंद है, और कहीं ना कहीं ऑयल के लिए ही वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। नहीं, फ़र्ज़ करो ऑयल के लिए ही लड़ रहा है, ठीक है, ईरान तो वैसे देने वाला नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो ईरान के ऑयल जो खर्ग आइलैंड पर है, 80% वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है सर, वो सोर्स है, ठीक है, बिल्कुल, तेल तो खैर अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड है, है। ठीक है, वो वहाँ से निकालते हैं। हाँ, अगर वो उसको बर्बाद करने की कोशिश करे तो आप देखिए क्या होगा। बिल्कुल। ईरान जो है वो खुली छूट होगी उसकी, उसने बोला हम तो मर चुके हैं, मर चुके हैं, अभी हम सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स को ख़त्म कर दें, ईरान को बर्बाद कर देंगे यो, ठीक है। जो बाकी ऑयल फील्ड्स गल्फ में है, इराक की, इसकी जिसकी भी हो, सब तबाह होंगे, वो तबाह हो जाएगी। वहाँ पर ये जो ऑयल फील्ड्स की लड़ाई, एनर्जी के ऊपर लड़ाई लगेगी, वो तो गल्फ कंट्री जो है ये तबाह हो जाएंगे, और वर्ल्ड इसकी ईरान भी तबाह हो जाएगी, लेकिन हम सब भी तबाह हो जाएंगे। भारत जिसका कोई हिस्सा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो असर हम पर भी पड़ेगा। और देखिए, अमेरिका ये ना समझे क्योंकि उसके पास तेल है वो बच जाएगा, कीमतें इतनी महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस प्रकार का कदम उठाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ईरान का क्या जवाब होगा। क्योंकि सर हमने देखा है कि ट्रम्प साहब की एक फितरत रही है कि वो हर बार अपना नया बयान देते हैं। जो पहले बयान दिया था उससे बिल्कुल इतर वो अपना बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे हॉर्मुज़ चाहिए, कभी कहते हैं कि मुझे इस्फान चाहिए, कभी कहते हैं मुझे ईरान पर कब्जा चाहिए, मुझे ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, और तमाम तरह के उन बयान हमने देखे हैं सर। हर बार उनका नया बयान सामने आते हैं। अब जबकि सर फुट्स ऑन ग्राउंड की बात उन्होंने कह दी है, और ये भी कह दिया कि मुझे ऑयल लेना है वहाँ पर। एक चीज़ और भी है सर, जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है सर, उसको भी वो कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो इस्फान की साइट हो, जहाँ भी न्यूक्लियर साइट्स ईरान की है, उनको कब्जा करने के लिए फुट्स ऑन ग्राउंड वो करने जा रहे हैं, साथ ही साथ खर्ग आइलैंड को। क्या आपको लगता है कि सर उनका जो यूरेनियम है वो इतना आसानी से मिल जाएगा इनको? देखिए, कोशिश करेंगे भी और पूरी शांति हो जाएगी तब भी वो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और जो स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे वो तो सवाल नहीं हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो बोलने के लिए होती हैं, करना अलग बात है। ये तब हो सकता है जब ईरान की कोई अपनी दूसरी हुकूमत आ जाए और वो करे, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए 1971 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश में, लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं, ठीक है। भारत की सेना बांग्लादेश में चली गई और 13 दिन में पूरी लड़ाई खत्म हो गई और पाकिस्तानी सेना को हाथ धोने पड़े, सरेंडर करा दिया, ठीक है। अभी वो क्यों हुआ, सोचने वाली बात है, क्योंकि जो पब्लिक थी वहाँ की, सेंटिमेंट्स उनके चेंज हो गए थे। जो पब्लिक थी वो पाकिस्तान के विरुद्ध थी। तो जो भी पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पर थे 1971 में, उनको अपनी पीठ के पीछे देखना पड़ता था कि कोई बांग्लादेशी उधर तो नहीं है जो हमको गोली मार रहा है। तो वो एक पूरी की पूरी उनके लिए होस्टाइल कंट्री बन गई, और इसीलिए पाकिस्तानियों को वहाँ छोड़ना पड़ा। अगर वो पब्लिक उनके साथ होती, फर्ज करो अगर ये पूरी पब्लिक उनके साथ है और उसके बाद तब हम भारत हमला करता, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप गिलगित बाल्टिस्तान में ये क्यों नहीं कर रहे हो जैसे बांग्लादेश में किया। कारण ये है, जब तक पब्लिक आपके साथ नहीं है। यही चीज़ अगर आप देखिए ईरान में, अगर अमेरिकन सोल्जर्स चले जाएं, पब्लिक उनके साथ नहीं है। बेशक कई पब्लिक के लोग हैं जो ईरानियन हैं, वो अपनी हुकूमत नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दुश्मन को और भी ज़्यादा नहीं चाहते हैं। तो जब दुश्मन की बात आ जाती है, देश इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए अमेरिकन ट्रूप्स अगर वहाँ पर गए
वो बड़ा बहुत मुश्किल इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। ईरान को छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा बहुत देश बड़ा है। देश है, सर। लाखों के ट्रुप्स पे भी आप भेज दोगे, आप इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकोगे। सर चूंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकी जो फोर्सेस हैं सब बहुत एलीट फोर्सेस हैं, जो मरीन कमांडो हैं वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज माने जाते हैं वर्ल्ड में। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, जैसे मरीन कमांडोज हो गई या स्पेशल फोर्सेस हो गई, किस तरह ये सर काम करते हैं, किस तरह ऑपरेशंस वगैरह करते हैं? नहीं देखिए, ये टास्क के ऊपर होता है। फ़र्ज़ करो अगर ये मरीन कमांडोज एक स्पेसिफिक जगह पर जाना है, कुछ किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फ़र्ज़ करो एक एयरफील्ड है, उसके ऊपर टेम्परेरी कब्जा करना है। अभी देखिए क्या होगा, उनके पास उस इलाके का पूरा इंटेलिजेंस सैटेलाइट की तरफ से होगा। वो पूरा इलाका जो है वो सैटेलाइट सर्वेलेंस में होगा। सेकंड बाय सेकंड उसकी इन्फॉर्मेशन, एक तस्वीर जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पूरी तस्वीर सामने है, राइट। उसके बाद जहाँ पर भी उनको लगता है खतरा है, वहाँ पर उनके जो मिसाइल्स हैं, बॉम्बर्स हैं, जो भी है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर जाके फोर्स उधर जाएगा और वो अपना काम कर लेगा, और उसके बाद एक्सट्रीगेट वापस जल्दी निकल जाएगा। अभी ओसामा बिन लादेन का अगर आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने कैप्चर किया, उन्होंने पूरी प्लान बना दी थी कि ठीक है, ये यहाँ पर पाकिस्तान के जो मिलिट्री एकेडमी है उसके नज़दीक इस घर के पास है। अभी कई चीज़ें तो आई नहीं है कि ऑपरेशन में क्या हुआ है, लेकिन जो मैं अपने अंदाजे से लगाता हूँ, आप क्योंकि आप स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोकल्स भी उनकी मदद कर रहे थे। कौन थे किसी को नहीं मालूम है, और वो कभी किसी को पता लगेगा भी नहीं, एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किसी को पता नहीं लगेगा। तो वहाँ पर उनको मिनट की मिनट इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और जिस रास्ते से वो हेलीकॉप्टर ले आए वो पाकिस्तान के रेडार कवरेज से बाहर थी, ठीक है। तो कई चीज़ें, वो हर एक चीज़ वो ये स्पेशल फोर्स किया कैलकुलेट करके करते हैं, राइट। उसके बाद वहाँ पर जो पहुँच गए, उसके बाद बहुत ही जल्दी 30-40 मिनट में वो ऑपरेशन हो गया। उन्होंने उसको पकड़ा, मार दिया, अंदर ले आए और दफना दिया समुद्र में, ठीक है। ये होते हैं ऑपरेशन। अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने कहना था कि हम उधर ही टिक जाएंगे, तो टिक सकते थे, कब्ज़ा कर सकते थे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। आप टेम्परेरी कब्ज़ा कर सकते हो, और अगर वो कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके बाद निकलना चाहते हैं, ये वो मुश्किल हो ये नहीं, वो हो जाएगा, वो हो जाए अगर, लेकिन अगर रहना चाहेंगे वो मुश्किल है। तो चूंकि हमने देखा कि बूट्स ऑफ ग्राउंड की बात कर ही रहे हैं, नौसैनिक बेड़े भी सर बहुत सारे अमेरिका ने उतारे हुए हैं। वो किस तरह के सर अपना जो एक कार्य कर रहे हैं, क्या उसे डराने के लिए हैं या वाकई में उनका नहीं देखिए, जहाँ तक बोट्स की वो जो शिप्स हैं, शिप्स अंदर तो जाएंगे नहीं, ठीक है। वो हॉर्मूज की तरफ से, वो जिस प्रकार से आपने हॉर्मूज का नक्शा देखा है ना, वो शिप्स ऐसे आती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, उनको ऐसे जाना पड़ता है। वो वहाँ पर वो किसी भी तरीके से अंदर नहीं घुस सकेंगे, ठीक है। तो ये तो ये जो अंदर जाएंगे लोग, या तो दूसरे देश से अपने छोटे शिप्स के साथ जा सकते हैं, या एयरबोर्न ऑपरेशन होगा, ठीक है। हॉर्मूज के रास्ते से जो उनकी बड़ी शिप है वो जाने वाली नहीं है, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। सो जैसे मैंने कहा, वो टेम्परेरी तौर पर कब्जा हो सकता है ये, उसके बाद नहीं। तो अगर वैसे भी कब्जा करेंगे भी तब भी महंगा पड़ेगा, लेकिन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ पर टिकना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। खतरा उसमें कहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ईरान का भी सर जितने भी सैनिक हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे सर। वो ट्रूप भले ही अपने एयरबॉर्न करके वहाँ पे उतार दें, खरग आइलैंड पे या जिस भी जहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन उनको सर वहाँ की डेमोग्राफी के अंदर के बारे में तो पता नहीं है अमेरिका को। भले ही उनको सैटेलाइट इमेजेस हैं, कहाँ से सैनिक आ जाएंगे या कोई मिसाइल आ जाए या कोई, और कितना लाख का आप कब्जा करोगे, बिल्कुल, ठीक है। आई मीन किस को कंट्रोल करोगे, किस पहाड़ी के ऊपर बैठोगे, हाँ। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ट्रुप्स लगते हैं इसके लिए। और वैसे भी सर हम सब जानते हैं कि ईरान की जो फौज है कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉर में सर माहिर मानी जाती है, और आपको लगता है कि अगर फेस टू फेस इनका हो भी जाता है? नहीं, फेस टू फेस में वो तो कन्वेंशनल वॉर में तो वो जीत नहीं सकते हैं ना, ठीक है। तो ये उस प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। आपने अभी देखिए, मैं आपको सिंदूर का भी दे देता हूँ। हाँ। सिंदूर में क्या हुआ है, भारत की सेना जो है, हमने 9 ठिकाने जो पाकिस्तान के जो बेसेस हैं वो बर्बाद किए। 7 मैं शुरू की 6-7 रात के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। 7 ये जो थे ये आर्मी ने किए, और 2 जो है वो एयरफोर्स ने किए, जो दूर थे, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर थे, वो एयरफोर्स ने वहाँ पर बर्बाद किए। आर्मी वाले 10 से 40 किलोमीटर तक थे, वो नज़दीक थे। तो हमारे जो वहाँ पर भी कोई भी जवान नहीं गया,
सोल्जर कोई नहीं कहता। सोल्जर कोई नहीं है। भारत की सेना ने एक भी हमारा सैनिक बॉर्डर को, लाइन ऑफ कंट्रोल को या बॉर्डर को पार नहीं किया। तो ये जो है ये मिसाइल के साथ, ड्रोन्स के साथ और एयरफोर्स के साथ हुआ है ये, राइट। अगर ये लड़ाई ट्रुप्स की होती और हम ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करते तो वो लड़ाई अभी तक चल रही होती, बिल्कुल ठीक है। वो इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो आपने कब्जा कर लिया, हमारे लिए जो भी हम कब्जा करते हैं उसको कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि हमारा जो पीछे का बेस है वो सेफ है। तो अगर हमने फ़र्ज़ करो हम पाकिस्तान की तरफ गए और हमने एक पहाड़ी ले ली तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है सर, लेकिन अगर हम कराची को लेना चाहें बिल्कुल, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि फिर जो उसकी इर्द गिर्द की जगह है वो हमारी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रेस जो ऑपरेशन है बॉर्डर से आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे तो वो तो इलाका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पीछे तो आपकी खुद की फ़ौज है ना, आपने उसका तो ख्याल नहीं रखना है, राइट। तो जहाँ तक अमेरिका की बात है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, ये पूरा का पूरा इलाका उनका नहीं है, ठीक है। और उनको उसके ऊपर कब्ज़ा करना, छोटा सा इलाका वो ले सकते हैं, खरग आइलैंड ले सकते हैं, वहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। ये दो अलग बातें हैं। क्योंकि सर सब जानते हैं कि आजकल की जो वॉर हो गई बड़ी कन्वेंशनल हो गई है सर। कहीं ना कहीं जो मैन टू मैन जो फाइट होती है वो नहीं होती है सर, कहीं ना कहीं मशीनों से लड़ाई जा रही है, चाहे वो मिसाइल से हो, ड्रोन से हो, या टैक्टिकल वेपन्स जो होते हैं जिनको सेट करके रख दिया जाता है वो अपना भी आके अपना अटैक करके आ जाते हैं। सर एक इसमें कहीं ना कहीं ईरान जो सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा था, एक तो वो डिफेंस सिस्टम में अपना मार खा रहा था। रशिया सर उनकी हेल्प कर रहा है वो अपने, हमने देखा कि एयरक्राफ्ट के जरिए बहुत सारा सामान उनको दिया है और इमेजेस भी कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड करा रहा है। रशिया का रोल अब किस तरह देखते हैं सर आप, क्योंकि देखिए रशिया के सामने वो चुनौती अब आ गई है, क्योंकि जब यूक्रेन के साथ लड़ रहा था तो अमेरिका पीछे से उसकी पूरी मदद कर रहा था, या यूरोपियन यूनियन हो गया या नेटो हो गई, वो सब लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। अब चूंकि सर ईरान और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं, रशिया कहीं ना कहीं उनको अब हेल्प कर रहा है। देखिए जहाँ तक रशिया की बात है, लोग बोलते हैं इनको इक्विपमेंट वगैरह दे रहा है, मैंने कहा वो ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सैटेलाइट कवरेज और इंटेलिजेंस। बिल्कुल, कौन किधर है। अभी फ़र्ज़ करो एक पुलिस लगाई, एक चोर है, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ जो लोग बड़े आराम से समझ आएंगे। एक चोर दिल्ली में घुसा हुआ है, कहाँ पर है हमको मालूम नहीं, आपने 1 लाख पुलिस वाले लगा दिए, अब हर एक घर घर में जाएंगे। लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस है, वो करोल बाग के उस इलाके के इस घर में है, बिल्कुल, तो वहीं जाएंगे। तो ठीक है, आपने 10 बंदे की टोली भेजी, उधर जाके उसको पकड़ के आप ले आए। ये होती है इंटेलिजेंस। रूस की तरफ से उनको इंटेलिजेंस मिल रही है और वहाँ से इनकी ताकत आ रही है। अगर आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस के जब युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन की टारगेटिंग बड़ी स्पेसिफिक होगी रशियन के फोर्सेस के ऊपर। वो कैसे हुई? क्योंकि इनको अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस मिल रहा था कि भाई साहब ये देखिए उनकी जो शिप है वो इधर आ रही है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जाके उन्होंने फिर मिसाइल के ऊपर कोऑर्डिनेट लगाया, ठोक दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इंटेलिजेंस। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही चीज़ें आपने देखने के मिलेंगी, जो प्रिसिशन पॉइंटिंग होती है ना, क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमने तो किसी की मदद नहीं ली, ना तो किसी ने हमको मदद दी, तो हमारा अपना सिस्टम था, हमको मालूम है कि ये हो रहा है तो हमने वो कर दिया, ठीक है। रूस 100%, देखिए सब इनकार करेंगे लेकिन हकीकत क्या है सबको मालूम भी है, पर्दे के पीछे क्या तो खेल हो रहा है सब जानते हैं। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है रूस इनको ड्रोन वगैरह दे, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क है इंटेलिजेंस का, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास जितने भी हथियार हैं आपको मालूम नहीं है उसको कहाँ फेंकना है, फिर क्या फ़ायदा है? अगर आपने करोड़ों की मिसाइल जो है डेजर्ट में घुस गई तो ठीक है, बॉम्ब एक बड़ा पटाखा हुआ लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। अभी आप इसराइल को देखिए, जब उन्होंने शुरू में हमले किए तो खमेनी को मार दिया, एक ही मिसाइल, एक ही फर्स्ट ऑफ मैटर, ठीक है। इंटेलिजेंस। अगर वो 1000 मिसाइलें बना, उनको नहीं मालूम है कि खमेनी कहाँ है, तो और मिसाइलें डालते जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो सब वेस्ट हुआ है। क्योंकि जो उनके बेटे हैं मुश्ताक हमने उनका पता नहीं है, अभी नहीं पता नहीं। तो ये होता है इंटेलिजेंस उनको ये इनको मिल रही है इंटेलिजेंस। अमेरिकन बेसिस कहाँ पर है, उनके सैटेलाइट्स कहाँ पर है, पिन पॉइंट प्रिसिशन, तभी जाके ये एक्यूरेसी इनकी बढ़ गई है। मतलब सर ये कह सकते हैं कि इसको जो वॉर डिफरेंट तरीके से तो देखते ही हैं हम सर, कहने की जो सबसे बड़ी वॉर है वो इंटेलिजेंस वॉर हम कह सकते हैं।
इसमें तो कोई शक नहीं है, इंटेलिजेंस के बगैर वो जो इंटेलिजेंस, कई चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने वो आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा ना, E = mc², ठीक है। देखिए युद्ध भी वैसे ही चलती है, ठीक है। मास का जो है इतना ज़रूरी नहीं है, मास बिल्कुल, स्पीड ज़्यादा ज़रूरी है, mc², स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी जिसको कहते हैं। अभी देखिए मिसाइल जो जारी है इतनी तेज़ी पर जारी है एक्यूरेसी पे, अगर क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है एक्यूरेसी, ये नहीं कि भाई कहीं भी चले जाए। तो अगर आप वो मिसाइल एक एक्यूरेट तरीके से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की दूरी पर भेज देते हैं, देखिए आपकी शक्ति कितनी बढ़ गई, ठीक है। वो इंटेलिजेंस का काम है। तो आपको एक तो आपको चाहिए इंटेलिजेंस, दूसरी चाहिए कैपेबिलिटी उस मिसाइल को वहाँ पर डालने की, सही जगह हिट करने की, तीसरी उस प्रकार की मिसाइल बनाने की। तो एक ये नेटवर्क वॉरफेयर है जिसको बोलते हैं, पूरी नेटवर्किंग सिस्टम है। आपको पता लग गया है किसी कारण से कि टारगेट उधर है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया आपके जो सिस्टम्स हैं कि टारगेट उधर है, उसके बाद ऑर्डर मिल गया इसको फायर करने के लिए, और फिर आपके पास वो शक्ति है उसी जगह पर करने का। ये नेटवर्क वॉरफेयर जो है इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ही चलता है, और यहीं पर जिसके पास इंटेलिजेंस है और नेटवर्किंग है उसकी जीत होगी। सर चूंकि हम देख रहे हैं रशिया की हम बात कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको ये भी कह सकते हैं कि सर जिस तरीके से रशिया ने फेस किया, कि जैसे कि आप बता रहे थे कि अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया, उनको नेविगेशन दी, प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए यूक्रेन को, हाँ वो बताए, जैसे को तैसा मिल रहा है सर अब। यस, तो रूस भी वही कर रहा है। अभी कोई तो बोलेगा थोड़ी कि हम कर रहे हैं ये, अभी इंटेलिजेंस। अभी देखिए जब भारत और पाकिस्तान के साथ ये युद्ध हुआ 48 घंटे 88 आवर्स का, हाँ, तब चीन ने भी उनको इंटेलिजेंस दिया पाकिस्तान को। वो बोलते हैं नहीं हमने नहीं किया, लेकिन देखिए सैटेलाइट तो उनकी थी, बिल्कुल उनकी सैटेलाइट पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रही थी, राइट। तो प्रूव आप कर नहीं सकते हो, लेकिन हमको मालूम है। टर्की ने तो खैर ड्रोन्स वगैरह भी दिए, उनके हथियार भी थे, और चीन के तो लेकिन जो चीन हथियार दिए हैं वो तो युद्ध के पहले से ही है उनके पास, जो उनके JF-17 J10 है, HQ-9 सिस्टम हो, जैसे हमने रूस से खरीदे हैं अपना S-400, जैसे हमने फ्रांस से राफेल लिए हैं, तो वो भी उन्होंने लिया, तो वो उसमें कोई नहीं है। लेकिन युद्ध के दौरान जो सपोर्ट किया है वो इंटेलिजेंस से हुआ है, और उससे उस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी टारगेटिंग की। बात अलग है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो आर्मी का आकाश थी और एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो था IACCS, राइट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो एयरफोर्स का था, जो खुद का डेवलप किया हुआ है, ये वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड था, ठीक है। तो जो भी थ्रेट्स आ रही थी, जो छोटी टारगेट्स को हमारी गन्स ले रही थी, बड़ी टारगेट्स को छोटी मिसाइल, और सबसे बड़ी टारगेट जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है वो S-400 ले रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि एक छोटा सा ड्रोन आया S-400 कि 2 लाख का ड्रोन और हमने 5 करोड़ का एक मिसाइल उसके ऊपर लगा दिया, ऐसा नहीं था। तो ठीक है, वो 2 लाख का ड्रोन था, उसके ऊपर हमने 50,000 के शेल लगाए बर्बाद करने के लिए, राइट। ये नेटवर्किंग हो जाती है। ये कैपेबिलिटी भी सर क्या कहते हैं हर देश के पास नहीं है शायद, ये बनाना पड़ती है, तो हमने बनाई है अभी पिछले 10 सालों में ये कैपेबिलिटी बनी है। सर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा भी सर ईरान से लड़ती है, इंडिया की भी सर लगती है, हम देख रहे हैं, और अभी पाकिस्तान एक फ्रंट पर सर लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ। और क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को सर कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता के लिए सर रख दिया है, वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराए सर? नहीं, देखिए जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो एक गो बिटवीन है, ठीक है। एक जैसे आप देखिए ना, पहले पुराने ज़माने में लेटर बॉक्स होता था, आप गए, आपने अपनी चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, ठीक है, डाकिया आया, उसने ले लिया, अपने पोस्ट ऑफिस में गया, उसके बाद वो दूसरी जगह पर चले गई, वहाँ पर दे दिया, फिर डाकिया आया, उसने ये डाकिया का काम कर रहा है, ठीक है। मीडिएशन जो पाकिस्तान, ठीक है, उसको अमेरिका बोलता है, वो फिर ले लेता, पढ़ लेता है, अच्छा, उसके बाद ईरान के पास जाएगा, बोलेगा भाई उन्होंने ये बोला, अच्छा उन्होंने ये बोला, हम ये बोल रहे हैं, तो है ना। ये मीडिएशन का मतलब होता है कि आप उधर बैठिए दोनों पार्टी के साथ, बात कीजिए टेबल के बाद, और आप उनके साथ उधर बैठे हैं और देखिए उसको आगे चलाइए। तो ये बेसिकली पोस्टमैन का बात कर रहे हैं, और ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सर जो आप बात कह रहे हैं कि एक पोस्टमैन का ये काम कर रहा है,
आपको लगता है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो उनसे पैसे मांग रहा हो देखिए, कि भाई मैं तो आपका काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की बात तो पक्की है, क्योंकि उनको ये नहीं कि भाई भीख मांग के वो बोले कि हमको ये दे दो। उनको आईएमएफ का लोन की ज़रूरत पड़ती है, और आईएमएफ का लोन जो है अमेरिका कंट्रोल करता है, बिल्कुल तो उनको लोन मिल जाएगा। दूसरा, उनका जो FATF की जो सैंक्शंस लगी है, वो अमेरिका उनको वहाँ से हटा देगा। पहले ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट से हटा दिया, अभी वापस नहीं जाएगा। तो उस प्रकार की चीज़ें तो करता है। देखिए, पाकिस्तान जो है हमेशा कहीं ना कहीं से अपने ये उसकी कोई नई बात नहीं है, ये सालों से करता जा रहा है। अमेरिका से भी मदद लेगा, चीन से भी लेगा, जहाँ से अरब देशों से भी लेगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, वो भीख का कटोरा लेके वो सभी जगह जाता है, तो वो तो जाएगा ही, जाएगा। ठीक है। फितरत में और यहाँ पर उसको यस, एक तरफ से इम्पोर्टेंस मिल गई है कि अमेरिका ने उसको रखा है बात करने के लिए, या तो वो लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जहाँ तक भारत की बात है, क्योंकि वो कर रहा है। अभी हम, जैसे हमने कहा, देखिए ये लड़ाई हमारी नहीं है, ठीक है। भारत तभी आएगा अगर दोनों पक्ष बोलेंगे भारत आप हमारे साथ बैठिए, तो अमेरिका भी आएगा और ईरान भी आएगा और इजराइल भी आएगा और बोलेंगे ठीक है हम भारत की बात मानने को तैयार है, तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि सर नहीं भारत तो की कुछ होने वाला दोस्ती नहीं। अमेरिका से भी है, इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध है, ईरान से तो हमारे सर सदियों से संबंध चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत एक न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है। नहीं, भारत तो न्यूट्रल स्टैंड लेके चलेगा, लेकिन जब तक आपको न्योता नहीं दिया जाता है सभी पक्षों से, यहाँ पर तो सिर्फ अमेरिका ने बोला है, इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि भाई देखिए पाकिस्तान को हम नहीं मानते हैं, तो इजराइल की तरफ से नो है, ईरान की तरफ से नो है। तो ये तो सिर्फ अमेरिका ने उसको बोला है, वो अमेरिका का आदेश, जो अमेरिका का आदेश है वो कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के देशों ने ये बात कही कि भारत, अगर नरेंद्र मोदी चाहे प्रधानमंत्री हमारे, वो वॉर रुकवा सकते हैं। नहीं, वो देखिए इतना आसान नहीं होता है। बेशक भारत के पास, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी के पास वो ऑरा है, जो कहते हैं ना कि वो इज्जत है दुनिया में कि लोग उनकी बात मानेंगे। लेकिन यहाँ पर वो ये लड़ाई में वो उस प्रकार से लड़ाइयाँ रुकती नहीं है। हाँ, फ़र्ज़ करो एक भारत एक बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक देश होता और नंबर 1 कंट्री होती, और तब जाके आप बोल सकते हो और आपकी बात सुनेंगे भी। भारत के पास क्या है? आई मीन ये हकीकत तो देखना चाहिए ना। क्या आप नंबर 1 इकॉनमी है दुनिया की? नहीं, ठीक है। क्या आपका जो पर्सनल इनकम, पर कैपिटल इनकम है एक लोग आदमी का, वो अमेरिका के बराबर है? नहीं। चीन के बराबर है? नहीं। तो हम तो अभी तक भी वी आर अ पुअर कंट्री, ठीक है, इज्जत वाले हैं, अपना काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है, 15 सालों में बहुत तरक्की की है, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारी बात पूरी दुनिया मानेगी, वो नहीं होगा। इसलिए भारत इसके बीच में नहीं आएगा। अभी वो समय आया नहीं है। हाँ, आया नहीं है, और वैसे भी इस प्रकार के समय आते नहीं है। ये ये कहना कि ये हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। जब दो लोग लड़ रहे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अमेरिका ने बोला हमने समझौता किया। अरे भाई, वो समझौता अमेरिका ने नहीं किया था, वो भारत ने पहले ही दिन में, जब मैं लोगों को समझाता हूँ, जैसे ही हमारा 9 टेररिस्ट अटैक्स वो सफल हुए, हमने तो सीधा पाकिस्तान को बोल दिया कि हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर ही हमला किया है और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम और आगे ले जाएंगे। तो पाकिस्तान आगे बढ़ा, हम और आगे ले गए, उसके बाद फिर से बढ़ा, फिर हम फिर से ले गए, फिर 10 तारीख को फिर से बढ़ा। वो जो आखिरी हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने बोला ठीक है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने समझौता कर दिया, हमने कहा ठीक है अभी हम भी फायर नहीं करेंगे। लड़ाई से फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कौन रोक सकता है? ये तो अब जो लड़ने वाले हैं वही रोक सकते हैं ना। तो ये कहना कि ये युद्ध जो है ये भारत रोक सकता है और ये नरेंद्र मोदी इसको कर सकता है, ये नहीं होने वाला है। सर, चूँकि हम जी पॉलिटिक्स को लेकर भी बात कर रहे हैं अभी, और जिस तरीके से इजराइल ने भी सर बहुत स्पष्ट कर दिया है, कल नेतन्याहू साहब, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका बयान आया था कि हमें नहीं पता ये वॉर कब ख़त्म होगी, हमें डेट नहीं पता है। वहीं सर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि विद इन 5 डेज, हमने अभी रोका हुआ है, विद इन 10 डेज ख़त्म हो जाएगी। उनके जो प्रवक्ता हैं कई सारे अलग अलग बयान देते रहते हैं। शुरुआत में सर ये लगा कि इजराइल और अमेरिका एक कोऑर्डिनेटेड ये एक ऑपरेशन चला रहे हैं और मिलकर काम करेंगे सर, लेकिन बाद में सर हमने देखा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए और बहुत सारे चेंजेस उसमें होते रहे। अभी क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल अमेरिका और इजराइल की जो मोटिव्स थे
वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। इजराइल तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है कि जब तक हम पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर देंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा है कि इसको हम ज़्यादा एस्केलेट ना करें, इसको कहीं ना कहीं डी एस्केलेट करें। क्या दोनों के बीच में आपको लग रहा है कि अब अंतर आ गया है सर? नहीं, देखिए अंतर तो है, लेकिन अल्टीमेटली वही होगा जो अमेरिका चाहता है। अगर अमेरिका रोक दे ये युद्ध को तो जहाँ तक ईरान की बात है ये युद्ध रुक जाएगा। जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात है, इजराइल अपनी कार्रवाई उधर करता रहेगा। तो कम से कम एक तरफ का जो उसका जो पंगा करते हैं ना हिजबुल्लाह, वहाँ पर उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन ईरान के साथ बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही मुझे लगता है ये बहुत है। मेरा अपनी जो असेसमेंट है, और ये तो खैर आगे वाले दिनों में पता लग जाएगा सही है कि नहीं है, लेकिन ये जो ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, इसलिए क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स नहीं हैं। और अगर ग्राउंड ट्रूप्स आ जाए तब तो ये युद्ध तो फिर सालों तक जा सकता है। लेकिन तैयारी सर पूरी इसकी चल रही है, ट्रम्प साहब तो बिल्कुल आतुर बैठे हैं। तैयारी तो इसलिए चल रही है, इसका कारण है क्योंकि अगर वो तैयारी ना हो तो उसके पास डील करने के लिए है ही क्या, धमकी देने का है ही क्या। अभी वो बोल सकता है देखिए हम ये कर सकते हैं और ये हमारे पास बॉम्बर्स हैं, ये हमारे पास ग्राउंड ट्रूप्स हैं, आगे हैं, अभी चलो बात करें। मतलब डराने के लिए है। तो अगर वो है ही नहीं तो वो डराएगा भी कैसे ना। तो वो जो है ना वो शक्ति दिखाना पड़ती है, इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। मतलब या फिर क्या गिदड़ हक्की जैसा हम कह रहे हैं कि एक तरफ से यही समझ लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स पर जाएगा। और क्योंकि ये बड़ा ये जो मिसाइल्स की लड़ाई है ये ज़्यादा देर कभी भी चल नहीं सकती है। ठीक है, अभी ये तो वैसे ही 1 महीना चल चुकी है, यही बहुत लंबा लग रहा है मुझे। मेरा अपना सोच विचार है यहाँ से 15 अप्रैल से पहले ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समझौता हो जाएगा, समझौता में हो सकता है 100 साल लगे, लेकिन ये डी एस्केलेट हो जाएंगी, कम से कम फायरिंग बंद हो जाएगी। और अगर इतना भी हो जाए ये दुनिया के लिए मैं समझता हूँ अच्छा है और भारत के लिए बहुत अच्छा है। सर चूँकि सब जानते हैं कि ईरान तो देखिए पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर 15 अप्रैल तक शायद हो सकता है कि ये डी एस्केलेट हो जाए, तो ऑन टेबल सर अगर अब बात होगी, ईरान अगर बात करता है, अगर अमेरिका भी आता है इसमें, कौन से आपको की पॉइंट्स लगते हैं कि जो अब टेबल पर बात होगी और ईरान शायद मान जाए? क्योंकि देखिए डिस्ट्रॉय पूरा हो चुका है, उनकी जो तमाम न्यूक्लियर साइट्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और पावर प्लांट्स जो उनके वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो कौन से वो इशू रहेंगे जिन पर नहीं, मुझे लगता है देखिए इसमें जो इशू है, एक तो ईरान कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है कि हमको ये कॉम्पनसेशन, उसको वो तो मिलने वाला नहीं है। नो कॉम्पनसेशन। ठीक है, एज इज़ वेर इज़ कि अभी फैसला हो गया, चलो ना तो हम पैसा देंगे ना तो तुम दोगे, वो बात खत्म हो जाएगी। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। तीसरा, ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर रोक है वो लग जाएगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के नहीं, वहाँ तक नहीं मानने वाला है ये। और यहाँ तक भी अगर हो जाए अमेरिका मान जाएगा और ये युद्ध बंद हो जाए और ईरान को ये यकीन दिलाया जाए कि तुम्हारे ऊपर और फायरिंग नहीं होगी, हाँ, तो कम से कम सीज फायर हो सकता है। सीज फायर हो सकता है और मुझे लगता है कि ये हो जाए, सीज फायर हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। ये दोनों पार्टियाँ बोलेंगे ठीक है हम मिसाइल फायर करना बंद कर देंगे। ये इसका मतलब नहीं है कि ईरान और इजराइल दोस्त बन जाएंगे और एक दूसरे को गले में लगाएंगे, वो दुश्मनी रहेगी। लेकिन मैं अगर इसको और 2-4 महीने आगे ले जाऊं, हुकूमत वही रहेगी, खमेनी की हुकूमत रहेगी, IRGC कंट्रोल पे रहेगी। लेकिन 3-4 महीने के बाद क्या होगा, ईरान की जनता क्या करेगी, वो देखने की बात है। और मुझे लगता है अगर आप इस युद्ध को रोक दोगे तो हुकूमत बदली हो जाएगी, अमेरिका की ताकत से नहीं, ईरान के लोगों की ताकत से। लेकिन जब तक ये हमला चलेगा ये हुकूमत बदली नहीं होगी, क्योंकि ईरान के लोग अपनी हुकूमत के पीछे ही होंगे। भले ही वो उनके खमने साहब के बेटे हो, मुश्तबा खामनेई, कोई भी हो, कोई तीसरा हो। देखिए अब अगर भारत के ऊपर हमला हो जाए तो सरकार कौन है दिल्ली में, उसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात। बेशक कोई भी सरकार हो, इस समय पर बीजेपी की सरकार है, फर्ज करो कोई और सरकार होगी, कोई फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो फिर देश के लिए लड़ेंगे ना। जब देश के ऊपर हमला होता है तो ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमला नहीं है,
ये देश के ऊपर हमला है, तो हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ठीक है ये हमारे ऊपर हमला। एक बार जब हमले का खतरा हो गया तब जाके अपनी लोकल पॉलिटिक्स हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ईरान में भी वही होने वाला है। जब तक आप उसके ऊपर हमला करोगे हुकूमत बदली नहीं होगी। ध्रुव सर, मैं आपसे एक सवाल इंडिया पाकिस्तान को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें चली रही हैं, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में संकट गहराया हुआ है और भारत भी लगातार, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है, लगातार ये बात कहते रहे हैं वो। क्या कोई ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं कि भारत भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कड़ा फैसला ले सकता है या कुछ कदम उठा सकता है आगे चल के? क्योंकि एक तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ वो सर इन्वॉल्व हो चुका है और अफगानिस्तान भी लगातार अटैक कर रहा है उनके ऊपर, हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जरिए अपना उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ कहीं इन्वॉल्व हो सकता है आने वाले दिनों में? कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही हैं ऐसी? भारत को पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान इतना बढ़िया काम कर रहा है अपने आप को बर्बाद करने के लिए, तो आप तो पीछे बैठ के देखिए आपने क्या करना उसमें। कैसे बर्बाद, क्या थोड़ा समझाइए सर जरा। देखिए, उसकी इकॉनमी डाउन है, राइट। बलूचिस्तान में इसके प्रॉब्लम है। बलूच फाइटर्स ने कुछ दिन पहले गैस फील्ड जो उनका एक गैस पाइपलाइन है वो बर्बाद की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके पीछे पड़ा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि पूरा पाकिस्तान इस्लामिक देश बने। इस्लामिक कंट्री तो है ही, लेकिन वो शरिया लागू करे, अफगानिस्तान की तरह वहाँ पर भी शरिया लागू करे। ठीक है, उसके इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम्स है और इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के। तीसरा, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है। ठीक है, तो वहाँ से भी उसको बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो रही है। तो भारत को क्या करना है? पर ईरान से भी डर लग रहा है कि वो हमला ना कर दे हमारे ऊपर। अब वो तो खैर वो दोनों तरफ से हो सकता है। पाकिस्तान के खुद के प्रॉब्लम्स इस समय पर बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम सिक्योरिटी से भी ज़्यादा और इकोनॉमी से भी ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी उस समय पर जो है उनकी इमरान खान जो है वो अभी तक जेल में है, और जो हुकूमत है ये जो इस समय पर जो हुकूमत है वहाँ पर ये देखिए कि कई पाकिस्तान में कई लोग ये समझते हैं कि ये चुनाव में इन्होंने या किया, ठीक है, और ये फिक्स्ड चुनाव थे, ठीक है, और जानबूझ के इमरान खान को हरा दिया गया और इनको जिता दिया गया। तो ये जो हुकूमत है ये आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये और है भी सही। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगा हुआ है। हाँ, तो अभी आप देखते रहो, भारत को ना तो उसके साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है ना तो दुश्मनी करने की ज़रूरत है। आप उसको वहीं पर रहने दो, हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो खैर पॉसिबल ही भी नहीं है सर ना, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, अभी ना तो हमको कोशिश करना चाहिए। इस समय पर जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना जो कर रहे हैं उनको करने दो। उनके साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए, कोई कल्चरल कंटैक्ट नहीं होना चाहिए। एक तरफ से पूरा बॉयकॉट कर दो पाकिस्तान को, और अपने दिमाग से भी इसको निकाल दो। हम तो यहाँ पर उसकी डिस्कस भी नहीं करते हैं। भारत के लिए पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, हमने एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक। हमारे जो चैलेंजेस है वो चीन के साथ है, अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है। कंपटीशन जो अगर हम कर रहे हैं, हम तो उस लेवल उस स्तर पर सोच रहे हैं। पाकिस्तान तो उस स्तर पर, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ अपना सोचने दो। हम उसके बीच में नहीं आएंगे। हम अफ़गानिस्तान की मदद ज़रूर करेंगे उसके डेवलपमेंट के लिए, उनके लोगों के लिए। पहले भी हम करते थे, अभी भी करते रहेंगे। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये जो भी वो कर रहे हैं, भारत के साथ अगर छेड़ेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी लागू है। और ये मैसेज मैं बांग्लादेश को भी देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के लिए भी लागू है। तो अगर वो समझते हैं कि वो वहाँ पर टेररिस्ट को पाल के भारत के ऊपर हमला करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर वहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इस सिंदूर अभी चला है। और दूसरी बात है कि अभी होल ऑफ इंडिया अप्रोच हो गया है। इंडस वाटर ट्रीटीज हमने रद्द कर दी है। ये जो बांग्लादेश के साथ वाटर ट्रीटी है ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी। इसको हम तीस्ता, ये भी हम इसको तीस्ता की तो हुई नहीं थी, वो फराका के ऊपर थी ये। तो ये इसको भी हम आगे नहीं करेंगे सर। लेकिन कहीं ना कहीं इस जंग के हालातों में भी, और जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि बांग्लादेश के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, भारत ने बावजूद इसके आगे बढ़ते हुए सर बांग्लादेश को डीजल सप्लाई किया,
श्रीलंका को डीजल सप्लाई किया, कहीं ना कहीं भारत जो अपना दोस्ती का एक नहीं फर्ज देखिए, है वो देखिए कहीं ना कहीं निभाता रहता है। जहाँ तक बांग्ला जो श्रीलंका को दिया ना, श्रीलंका एक छोटे से कंट्री है, ठीक है। हमने उसको मेरे ख्याल से 50,000 मेट्रिक टन्स दिए हैं, आधा लाख मेट्रिक टन्स दिए हैं, जो भारत के लिए मुझे लगता है आधे दिन का है जो हमारी कंजम्पशन है, वो आई मीन वेरी मिनिस्क्यूल है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा कंट्री है, उनके लिए उनका पूरा प्रॉब्लम ये हल कर सकता है। एक दो महीने की उनकी जो है टेंशन है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। भारत का सप्लाई का मैंने आपको शुरू में बता दिया, सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सप्लाई आता रहेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो सप्लाई साइड में कोई तो ये अगर हम किसी की मदद भी कर दी, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोस्ती, ठीक है। इससे भारत का फ़ायदा ही हो सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये नहीं कि भाई हमने भारत को इस मुश्किल में डाल दिया ये देने से, ठीक है। ये पॉलिटिकली मैं समझता हूँ एक बड़ा मैच्योर स्टेप था, एक बहुत अच्छा कदम लिया है ये इस प्रकार की कार्रवाई करने से। इससे हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते, इजराइल, ईरान, अमेरिका, अब इस पूरी लड़ाई को सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक शायद कुछ डीएस्केलेट हो जाए, अगर इनके से सर लड़ाई आगे बढ़ जाती है, फुट्स ऑन ग्राउंड हो जाते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड माफ कीजिएगा, और कब्जा अगर वो कर भी लेते हैं सर उन पर, हार्मूज पे या जो खर्ग आइलैंड है, ईरान इतनी आसानी से सर हार तो नहीं मानेगा? नहीं, फिर तो लड़ाई चलती रहेगी ना। और ये जो अभी तो पेट्रोल, ये जो क्रूड, ब्रेंट क्रूड है ना, वो $70 चल रहा था, 100 तक पहुंच गया, 115 है अभी, 115 तक आ गया है, 113, 114, 15 वहाँ पर चल, ठीक है। अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो 150 चले जाएगा, उसके बाद 200 चले जाएगा। अभी तक सिर्फ पैसों की बात है, हम अफोर्ड कर लेंगे, भारत कर लेगा, जितनी भी मुश्किल होगी हम ये कर लेंगे। लेकिन अगर सप्लाई बंद हो जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा, ये सोचने की बात है। और ये मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। ये युद्ध जो है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, वो ये युद्ध है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चीन नहीं है, ये युद्ध जो गल्फ में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी इतनी है कि जब तक सप्लाई आता रहेगा हम ठीक है, पैसा हम दे सकेंगे। अगर सप्लाई बंद हो जाए सर बड़ी बात तो ये बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए भारत अपनी पूरी, और ये समझिए ये कोशिश चलती, ये नहीं कि भाई प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत सभी देशों के साथ बात कर रहा है इस समय पर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जयशंकर जी भी कर रहे हैं। ये मीडिया में नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। और मीडिया में आने की आवश्यकता भी नहीं है। पीएम ने सर कहीं ना कहीं चिंता भी ज्यादा सदन में बहुत चिंता है। 2021 जैसे कोविड जैसे हालात हम फेस कर सकते हैं, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा सर मैं, लेकिन चैलेंजेस जिस तरीके से हमने भारत ने फेस किए थे शायद वही दोबारा से फेस करने, तो ये बहुत चैलेंजेस होंगे। भारत इसको संभाल रहा है, ठीक है। और भारत की तरफ से यही कोशिश होगी कि ये युद्ध जितनी जल्दी है ये समाप्त हो जाए, नहीं तो ये किसी की भलाई नहीं होगी। वो तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, गल्फ कंट्रीज़ बर्बाद हो जाएंगी, उनके साथ हम सब, मतलब हम सबको नुकसान है। इंसान के पागल बन के चलते पूरा विश्व बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और देखिए अमेरिका को भी इसका असर होगा, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अभी, वो तो कभी संभाल नहीं सकेगा। फिर कहाँ से करेंगे ये सभी को नुकसान होगा। रूस को होगा, चीन को होगा, अमेरिका को होगा, भारत को होगा। हम सो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और इसकी भरपाई कर पाना मुझे लगता नहीं कि सर अगले 20 साल तक भी हो पाएगा। अगर ये नहीं हो जाए, कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन इसको हम संभाल लेंगे। अगर ये अगले 15 दिन में बंद हो जाए ना, तो अगर नहीं होता है तो, अगर नहीं होता तो फिर जितना टाइम लगेगा उतना ही और समय लगेगा इसको ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो मैंने आपको बताया ना, अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स को बर्बाद कर देते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इजराइल अरब कंट्रीज़ की ऑयल फील्ड्स को बर्बाद कर देगा। इजराइल या ईरान? ईरान अरब कंट्रीज़ की जो है ऑयल फील्ड, अरामको वगैरह, ठीक है, वो बोलेगा हम मर रहे हैं तो अब तुमको भी मार देंगे, हम भूखे मरेंगे तुम भी भूखे मरो, ये बात आ जाएगी। और ये पूरे दुनिया को नुकसान होगा। इसलिए ये एनर्जी वॉर नहीं होना चाहिए। आपस में जो करते हैं वो करते रहे, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये
जहाँ तक इजराइल और अमेरिका की बात है, मुझे लगता है उनको एनर्जी तक ये लड़ाई नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान बर्बाद हो गया वो फिर वो बोलेगा हमारे पास क्या है, हम अपनी मिसाइल भी यहाँ पर लगा फिर पूरा देंगे, विश्व बर्बाद होगा। फिर वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद फिर देखो क्या होगा। ये जो वेस्ट एशिया का जो रीजन है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान इसको होगा, उसके बाद फिर भारत जैसे देशों को, उसके बाद बाकी देश जो हैं, यूरोप को भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें कोई जीतने वाला नहीं है, ये बात है, सब हारने वाले हैं। सर बात यह है कि कितना हारोगे। क्योंकि हम तो जानते हैं सर कि भारत हमारा जैसा देश है, सब जानते हैं कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता है। यस, कोई मसला। इसलिए जो ये लोग बोलते हैं ना कि भारत ने 4 दिन के बाद क्यों एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत समझदारी थी। फालतू फंड में एक दिन जो है 50,000 करोड़ खर्च हो रहा है हर दिन में फालतू फंड की लड़ाई में, जब आपको कोई मिल नहीं रहा उसका। देखिए, जो हमारे मकसद थे 10 तारीख को खत्म हो गए थे, पर पाकिस्तान ने बोला भारत ने ईगो की लड़ाई भी उसको नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान इस वक्त ईगो की लड़ाई बना के इसको बैठे हैं। तो ये ईगो की लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई मकसद के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जब मकसद पूरा हो जाता है बंद करिए इसको, जितनी जल्दी बंद हो जाए। और ये नहीं कि कोशिशें नहीं हो रही है, बेशक पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, लेकिन कई जगह पर बातचीत कई चल रही है, और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये बंद हो बहुत जानकारी देने के लिए। ये थे मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर, जो जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो मिडल ईस्ट वॉर है वो इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि वॉर का अंत अगर जल्दी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसका भुगतान करेगा, और भारत कहीं ना कहीं उससे अछूता नहीं रहेगा। भारत को कहीं ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे कि सर ने बताया कि भारत का आज की डेट में चीन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, भारत का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन ये वॉर है। अगर वॉर नहीं रुकती है तो कहीं ना कहीं भारत को इसका बड़ा खामियाजा आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा।